हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम हरियाणा के नवंबर 4th वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हरियाणा के एग्जाम्स के किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये सारी न्यूज़ आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। स्पेशली हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए ये सारी न्यूज़ आइटम्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो नवंबर का 4th वीक यानी कि starting from 22nd of November till 27th 28th of November, we will discuss all these news items. गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव से एक न्यूज डिस्कस करेंगे, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड एक न्यूज, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और इकोनॉमी ऑफ हरियाणा से रिलेटेड दो न्यूज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, please press the bell icon, and if you like this video please share and tell us your response in the comment section. शुरू करते हैं इस वीक में हरियाणा की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरवेंशंस। ड्रोन्स टू चेक वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स इन गुरुग्राम। सो गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, राइट, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज है हरियाणा की। तो यहां पर जो पुलिस है वो ड्रोन्स का यूज करेगी कोविड-19 वायलेशंस को चेक करने के लिए। सो द काइंड ऑफ सिटी दैट गुड़गांव इज, साइबर हब, आईटी सेक्टर, सो उसी को सूट करने के लिए उसको सूट करती है ये चीज दैट दे हैव ड्रोन सर्वाइलेंस। सो इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कीम के एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आ रही है इन पुलिसिंग एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसे एक तरह से ई पुलिसिंग का एस्पेक्ट मान सकते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में हम हमेशा से सुनते रहे हैं, हाउ द सर्विसेज आर डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप ऑफ द सिटीजन, बट हाउ पुलिसिंग इज इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी, उसमें ये काफी अच्छी न्यूज है कि ड्रोन से अब वायलेशन चेक होंगी। और क्या क्या किया जाएगा, बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है, अगर इसको हम देखें, व्हाई वी आर डूइंग इट, अगेंस्ट कोविड प्रोटोकॉल वायलेटर्स इन क्राउडेड एरियाज ऑफ द सिटी। तो ये किस लिए किया जा रहा है, सर्वाइलेंस के लिए, यानी कि जो वायलेटर्स हैं उन पर नजर रखी जा सके। इट विल कवर 18 की क्राउडेड एरियाज ऑफ द सिटी एंड वुड इशू चालान्स टू द ऑफेंडर्स। जो ड्रोन्स होंगे, ड्रोन्स की मदद से एविडेंस भी इकट्ठा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्राउडेड एरिया इफ सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट मेंटेन्ड और इफ पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क्स, तो उस केस में what will happen, the drones will collect the video footage and चालान will be issued based on that evidence. तो काफी एक अच्छी चीज, एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। इनफैक्ट नॉट ओनली अबाउट द कोविड वायलेशन, अगर हम ड्रोन्स की इन जनरल बात करें, ड्रोन्स आर अ वंडरफुल टूल इन क्राउड मैनेजमेंट, इन लाइक बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, जैसे कुंभ मेला हो गया, या फिर बहुत बड़े जो इस तरह के क्राउडेड एरियाज होते हैं जहां पर पुलिसिंग करना एक चैलेंज हो जाता है। ऐसे में सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स को एज एन एडिशन अगर यूज किया जाए देन इट कैन बी अ गेम चेंजर। तो और किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, ये अवेयरनेस के लिए भी यूज किया जाएगा, एज अवेयरनेस टूल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स। अब अगर एक बहुत भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, उसके ऊपर से एक ड्रोन अगर ऐसे ही निकल जाए, then people will become alert, people will become aware that we are under surveillance. किसी भी पब्लिक प्लेस पे जहां लिखा होता है you are under CCTV surveillance, तो जो भी इंसान किसी भी तरह का रूल ब्रेक कर रहा होता है becomes alert. There are various cities जहां पे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं वहां पर CCTV कैमराज लगे होते हैं। So doesn't matter वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, of course they should be working, but even if they are not, it acts as a deterrent against the lawbreakers, against the people who are breaking any law or any rule, maybe a traffic violation. तो it acts as an awareness to, लोगों को पता चलता है कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, we have to be aware and we have to actually follow the norms. उसके बाद keeping an eye on violators, violators पे ये नजर रखेगा। Then during the operation people including shopkeepers, ये important है क्योंकि सबसे ज्यादा violation shopkeepers करते हैं। They allow people to सी अपने कस्टमर्स को ही खराब नहीं करना चाहता, सो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इट नीड्स टू चेंज। तो शॉपकीपर्स जो वायलेट करेंगे उनको भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा ड्रोन्स के थ्रू। सो ऑल दीज स्टेप्स, ऑल दीज
बेनिफिट्स आर देयर अगर ड्रोन्स को यूज किया जाता है पुलिसिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए। तो कोविड-19 के बाद जो भी क्राउडिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, फॉर दैट इट कैन बी अ रियली गुड स्टेप। और ना सिर्फ हरियाणा में और ना सिर्फ गुड़गांव में, इनफैक्ट बाकी स्टेट्स भी इस मॉडल को रिप्लिकेट कर सकती हैं। और हरियाणा में भी सिर्फ ड्रोन से ये पर्टिकुलर सर्वेलेंस ये जरूरी नहीं है, बहुत और तरह के बेनिफिट्स भी इससे लिए जा सकते हैं, जिसके बारे में अभी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो लैंड के सर्वेलेंस के लिए, सर्वेइंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकती है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसने आपको यहीं तक कन्फाइन नहीं करके रखना, इसको आप और भी तरीके से देख सकते हो, जैसे ऑर्गन्स को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में, या फिर किसी इमरजेंसी सर्विस को या मेडिसिन को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, दीज थिंग्स कैन हेल्प। तो गुड़गांव जो है हरियाणा में, ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव इज सेटिंग एन एग्जाम्पल बाय डूइंग दिस। गुड़गांव इज सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड इट इज रिमेनिंग ट्रू टू इट्स नेचर, बिकॉज गुड़गांव जो है हाईटेक सिटी, साइबर सिटी, सो इट रिमेन्स ट्रू टू इट्स नेम। ड्रोन्स का वहां पर यूज किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। वॉइस मैसेजेस यूजिंग द ड्रोन्स, ड्रोन से वॉइस मैसेजेस भी ट्रांसमिट किए जा सकेंगे, जैसे कि उसके ऊपर स्पीकर लगा होगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी, राइट, कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, आप मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को टाइम टू टाइम अवेयर किया जा सके। हर जगह पर स्पीकर्स लगा देना, उसकी एक एडिशनल कॉस्ट होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जबकि एक इस तरह से जब ड्रोन्स के थ्रू ये अनाउंसमेंट की जाएगी, इट विल हैव मच मोर इम्पैक्ट। एक ही दिन में 938 चालान इशू किए गए जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, और अब तक कुल मिलाकर 95,964 चालान इशू किए जा चुके हैं गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो द लेवल ऑफ वायलेशन यू कैन सी। अगली न्यूज अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU हैज डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड मिलेट। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बायो फोर्टिफाइड मिलेट जो है वो इन्वेंट की है। व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन। बायो मीन्स लाइफ, दैट मीन्स किसी ना किसी तरह से लाइफ फॉर्म के साथ कोई मॉडिफिकेशन की गई है। सेकेंडली फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाई का मतलब होता है फोर्ट मतलब किला, किलेबंदी कर दी है किसी खाने वाली आइटम की, मिलेट की किलेबंदी कर दी है, बायो फोर्टिफाई कर दिया इसको। इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। फोर्टिफाई करने का मतलब होता है कि उसको फुल प्रूफ बना दिया है, उसकी किलेबंदी कर दी है, यानी कि उसमें कोई कमी थी उसे दूर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बहुत ज्यादा पानी डिमांड करती थी वो फसल, तो अब वो कम पानी में उग जाएगी। इट्स काइंड ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। उसके बाद उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पैक किए जा सकते हैं, बायो फोर्टिफाई किया जा सकता है उसको। सो लेट अस सी, साइंटिस्ट्स इन द बाजरा सेक्शन of the Department of Genetics and Plant Breeding in चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यानी कि जो बाजरा सेक्शन है उन्होंने एक बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बाजरे की तैयार की है। इसका नाम है HHB 311 वैरायटी। इंपॉर्टेंट, उस वैरायटी का नाम है HHB 311। तो इसको किसने नोटिफाई और रिलीज किया है? क्रॉप स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन एंड अप्रूवल सेंट्रल सब कमिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंदर एक बॉडी आती है क्रॉप स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन एंड अप्रूवल सेंट्रल सब कमिटी। उसने ये नोटिफाई किया है कि हाँ ये एक नई वैरायटी बनी है जो कि बायोफोर्टिफाइड मिलेट है और इसे हम सर्टिफाई करते हैं। और इसे किसने बनाया है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी ने ये बनाया है। क्या खासियत है इसकी बायोफोर्टिफिकेशन से? HHB 311 वैरायटी में क्या खास हुआ है? द वैरायटी कंटेन्स हाई आयरन एंड जिंक कंटेंट एट 83 mg एंड 42 mg पर kg, यानी कि ज्यादा आयरन और जिंक इसमें डाला गया है। सो आयरन की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी किसी में हो, वो इस वैरायटी का अगर मिलेट खाएगा दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन। उसके बाद इट हैज द पोटेंशियल ऑफ 18 क्विंटल यील्ड पर एकड़। ना सिर्फ इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़े हैं बल्कि इसकी यील्ड भी बढ़ गई है, यानी कि प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। थर्ड, इट इज रेजिस्टेंट टू डाउनी माइल्ड्यू एंड मैच्योर्स इन बिटवीन 75 एंड 80 डेज। मैच्योरिटी पीरियड कम हो गया है,
यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड सेकेंडली ये रेजिस्टेंट है कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिजीज और कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट से। तो कितने सारे फायदे हैं अगर हमने उस एक फसल को फोर्टिफाई कर दिया है। उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए हैं, उसकी यील्ड बढ़ गई है और उसकी मैच्योरिटी पीरियड कम हो गया है और वो रेजिस्टेंट हो गई है। सो 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन HHB 311 वैरायटी डेवलप्ड बाय हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। स्टबल बर्निंग अप 44% इन हरियाणा। ये एक काफी प्रोमिनेंट न्यूज है, पिछली कुछ वीडियोस में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक डेटा है, दिस इज द डेटा दैट यू कैन मेंशन इन योर मेंस आंसर्स, जहां भी आपको रिटर्न आंसर्स लिखने हो। द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग इन हरियाणा। इस साल स्टबल बर्निंग के केसेस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इंपैक्ट या ओवरऑल डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक भी थोड़ा बहुत ये इंसिडेंट्स चल रहे हैं। हालांकि ये जो इसका क्रॉप बर्निंग पीरियड है या जो नई क्रॉपिंग का पीरियड है वो अब शुरू हो चुका है और पुराना सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर, इसलिए ये डेटा काफी हद तक कंक्लूसिव है, क्योंकि अब इसके बाद ज्यादा ऐसे केसेस नहीं होंगे, बट स्टिल इट इज नॉट 100% डन। तो फुल डेटा आने में अभी भी 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा। तो पिछले साल के मुकाबले 44% इंक्रीज जो है वो दर्ज किया गया है। एक्टिव फायर लोकेशंस जो है, स्टेट ने 9,512 एक्टिव फायर लोकेशंस जो है वो दर्ज की, कि 9,512 जगह पर जो है आग लगती हुई पाई गई। द पीरियड इज सितंबर 25 टू नवंबर 22, यानी कि वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट महीने जिसमें सारी स्टबल बर्निंग होती है, उनका ऑलमोस्ट सारा डेटा हमारे पास है, लेकिन नवंबर 22 के बाद जो छोटे मोटे इंसिडेंट होंगे वो इसमें कवर नहीं है। तो पहले जो है इस साल 9,512 एक्टिव फायर लोकेशंस मॉनिटर की गई हैं, जो कि पिछले साल 6,581 थी। सो एक साल में 44% इंक्रीज हुआ है स्टबल बर्निंग में। एक काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट है। कहीं भी आपको स्टबल बर्निंग का क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्रिटिसिज्म है, चाहे वो प्रो है, एंटी है, कहीं भी यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट एंड इट विल बी अ गुड वैल्यू एडिशन फॉर यू। उसके बाद सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है? फतेहाबाद में। सो आउट ऑफ द 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग केसेस हुए हैं। एक अच्छा फैक्ट बेस्ड पॉइंट है ये। फॉलोड बाय कैथल, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, यमुनानगर, यानी कि मोस्टली नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो हरियाणा है वहां पर स्टबल बर्निंग के केसेस ज्यादा हुए हैं। साउदर्न हरियाणा, साउथ वेस्टर्न हरियाणा, वहां पर केसेस बहुत कम हुए हैं। महेंद्रगढ़, नूह, देन योर फरीदाबाद, गुड़गांव, यहां पर तो खैर खेती बहुत कम होती है, तो यहां पर केसेस कम है। ज्यादातर जो केसेस है वो नॉर्थ में, जैसे कि फतेहाबाद हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, यहां पर जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं वो ज्यादा हैं। और उसका कारण यह है कि यहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर लैंड इज मोर इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, स्टबल बर्निंग एंड एयर क्वालिटी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो एयर क्वालिटी डेफिनेटली जो है वो लो हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि पहले पुअर से मॉडरेट हो गया था, अब दोबारा से पुअर हो गया है। पुअर से मॉडरेट कैसे हो गया था? क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ी बारिश हो गई थी, सो इट एक्टेड एज अ क्लींजर, तो उसने पूरा का पूरा जो हवा थी वो उसको क्लीन कर दिया। बट आफ्टर दैट नाउ अगेन इट इज बैक टू पुअर। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा पुअर कहां का है? हिसार एंड फतेहाबाद। अब फतेहाबाद यानी कि यहां से आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन स्टबल बर्निंग एंड एयर क्वालिटी। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है ये, ओके ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, इट इज नॉट ओपिनियन। आप इसको आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं दैट द स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स दे हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एयर क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो फतेहाबाद की एग्जांपल आप देंगे दैट फतेहाबाद रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग्स this year of active fire locations in 2020, and the air quality of Fatehabad was the poorest in Haryana at 319. Second poorest you can say, poorest थी हिसार की at 321.
So one of the poorest, you can write that Fatehabad, which witnessed the highest number of stubble burning incidents in 2020, also witnessed one of the poorest air qualities in Haryana at 319 air quality index. उसके बाद डेटा ऑफ द हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो डेटा है उसने भी राइज दिखाया है केसेस में। और हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज लाइक इट इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक जो इशू देखने में आया कि जो 2 सैटेलाइट से डेटा आ रहा था, जहां से ये सैटेलाइट इमेजरी होती है और हमें पता चलता है कि कहां पर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनमें थोड़ा मिसमैच देखा गया। 2 ऐसी सैटेलाइट्स थी जो डेटा रिकॉर्ड कर रही थी, बट द डेटा गॉट मिसमैच्ड व्हेन द टीम्स वेंट टू द फील्ड्स एंड फाउंड नो ट्रेस ऑफ फायर एट सेवरल प्लेसेस। कई जगह पर जहां पर सैटेलाइट रिपोर्ट कर रही थी दैट देयर इज अ फायर, बट एक्चुअल में वहां पर फायर नहीं थी या वहां पर फायर रिपोर्ट नहीं की गई। ओके, तो द कंसोर्शियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग and modeling from space to the Indian Agriculture Research Institute New Delhi is also monitoring AFLs। तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इनके साथ अपना डेटा मैच करेगा एंड ओनली देन FIRs विल बी रजिस्टर्ड एंड एक्शन विल बी टेकन। कभी कभी थोड़ा बहुत इस तरह का जो मिसमैच है डेटा में वो हो जाता है, बट देयर आर डिफरेंट एजेंसीज डूइंग द सेम वर्क सो दे कैन मैच देयर डेटा विद ईच अदर। स्टबल बर्निंग के केसेस ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गए हैं, 44% से ज्यादा। आप ये याद रखिए कि पिछली बार से 1.5 गुना हो गए हैं केसेस। ऑन वन हैंड वी आर टॉकिंग ऑफ डिक्रीजिंग द केसेस, और दूसरी तरफ केस बढ़ रहे हैं और वो भी इतने ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। 44% इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज। उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं। हरियाणा टू रिवाइव टूरिस्ट साइट्स अलोंग रिवर। टूरिज्म के लिए हरियाणा की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, हरियाणा टू रिवाइव टूरिस्ट साइट्स अलोंग रिवर। नाउ ये कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट सरस्वती। हरियाणा एक बहुत ही यूनिक लोकेशन पर बना हुआ है। हरियाणा इज द वाटरशेड बिटवीन 2 ग्रेट रिवर सिस्टम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। हरियाणा के नॉर्थ में इंडस रिवर वाटर सिस्टम है, जो किसी वक्त उसको सप्त सिंधु कहा जाता था, यानी कि द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो वो सप्त सिंधु में इंडस रिवर से, यानी कि सिंधु नदी से नॉर्थ में शुरू होते हुए उसके बाद झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। और रावी, ब्यास और सतलुज जो है ये तीनों मॉडर्न डे पंजाब में बहती हैं, और झेलम और चेनाब जो है ये जम्मू कश्मीर में बहती हैं, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो जो इसकी सदर्न मोस्ट रिवर थी, द 7th रिवर ऑफ सप्त सिंधु, इट वॉज सरस्वती। लेकिन ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसके छोटे बहुत ट्रेसेस हमें मिलते हैं, बट ओवरऑल पूरी सरस्वती को हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं आज तक। तो इसको धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश चल रही है पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट द्वारा। सो हाउ दैट कैन बी डन, उसके ऊपर बात चल रही है। तो इसको रेजुविनेट करके इसका रिवर बैंक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। रिवर बैंक डेवलपमेंट, देखिए इसका रेलेवेंस क्या है। नदी को कोई क्यों देखने आएगा? वाई वुड समवन कम जस्ट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर? टूरिस्ट साइट कैसे डेवलप होगी वहां पे? बिकॉज सरस्वती रिवर हैज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इट हैज माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है सरस्वती रिवर की? बिकॉज ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, राइट? तो महाभारत सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स हैं, कुनाल एंड बनावली। ये दोनों हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे पाई जाती हैं, दोनों साइट्स। इनको डेवलप किया जाएगा, और सरस्वती रिवर को रिवाइव करने का जो प्रोजेक्ट है वो तो ऑलरेडी चल रहा है। सो इन सब प्रोजेक्ट्स को अगर एक हार्मनी में लाया जाए, इट कैन बी अ बून फॉर द टूरिज्म सेक्टर इन हरियाणा। जैसे कि आप कुरुक्षेत्र की एग्जाम्पल कर सकते हैं, जब भी टूरिज्म की बात होगी तो कुरुक्षेत्र का एक
किसी भी डिस्ट्रिक्ट की एक यूनिक कोर होती है, दिस द कोर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। जैसे हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू की हुई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। उसका हालांकि इससे कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन वो एक फिलॉसफी समझाता है हमें कि अगर पूरे इंडिया में 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या एक कल्चर को टारगेट किया जाए और उसे डेवलप करने की कोशिश की जाए, तो वो उस जगह का कोर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में गुड़गांव का एक कोर है। व्हाट इज दैट कोर? इट इज द सर्विस सेक्टर। क्यों है सर्विस सेक्टर उसका कोर? बिकॉज सर्विस सेक्टर है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। उसको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए होती है, विच गुड़गांव हैज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल गुड़गांव के साथ है, जिसका बेनिफिट गुड़गांव ने लिया, और गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज उस तरह बनाई दैट गुड़गांव बिकेम अ हब ऑफ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री इन नॉर्थ इंडिया। इसी तरह से हैदराबाद, इसी तरह से बेंगलोर। तो हर डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशलिटी होती है। अब जैसे कुरुक्षेत्र की एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र इज द लैंड ऑफ द गीता। गीता सार वहां पर पढ़ा गया था, महाभारत की फाइट वहां पर हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो उस अकॉर्डिंग उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज नोन एज अ सर्किट सिस्टम। जैसे गीता सर्किट डेवलप करने की कोशिश हो रही है वहां पर, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव होता है वहां पर, बड़े बड़े टेम्पल्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप हो रहा है। देयर इज अ म्यूजियम ऑन गीता। सो अ कोर ऑफ द सिटी इज बीइंग डेवलप्ड। उसी तरह से जो सरस्वती रिवर है, इसका भी एक कोर है। द कोर इज नॉट इकोलॉजी, इट विल बी द बाय प्रोडक्ट। द कोर इज हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। तो अगर उस तरह से उसे डेवलप किया जाए, तो जब उसमें एक चैनल बन जाएगा, व्हेन इट विल बिकम सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिकली, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगी, और सरस्वती रिवर भी जो है वो रिजुविनेट भी हो जाएगी, और वो मेंटेन्ड भी रहेगी। सो दिस इज अ गुड मॉडल दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड, और इसी वजह से उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ऑल हेरिटेज साइट्स ऑन द रिवर बैंक्स विल बी डेवलप्ड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट, हरियाणा सिंगापुर वर्चुअल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हरियाणा और सिंगापुर में एक वर्चुअल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, विच वाज चेयर्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर। तो उन्होंने सिंगापुर की मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया है दैट दे कम एंड इन्वेस्ट इन हरियाणा। So he has invited Singapore to further expand their base in the state. Further expand, that doesn't mean कि Singapore companies पहले से नहीं है। गुरुग्राम is the hub of IT sector in North India. वहाँ पर सिंगापुर की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इस चीज को प्रमोट करने के लिए स्टेट ने एक स्पेशल स्टेप लिया है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड अ न्यू फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। काफी एक यूनिक बात है किसी स्टेट के लिए फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना। अब इसको आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं करना दैट एक्सटर्नल अफेयर्स इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द सेंटर। इट इज, एक्सटर्नल अफेयर्स इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द सेंटर, बट यहां पर वो आपस में फॉरेन रिलेशंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट डिस्कसिंग द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द सर्विसेज सेक्टर और ऑफ द इकोनॉमी। बिकॉज हरियाणा में इतनी ज्यादा एमएनसीज हैं, तो उनके साथ अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल उनका कनेक्ट होता है, ऑफ कोर्स विद क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर, तब इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो क्रिएट किया जा सकता है। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, दैट मीन्स एनी फॉरेन कंट्री if they want to have a tie up or if they want to have a connect with हरियाणा, गुड़गांव में उन्होंने कोई भी अपनी एमएनसी सेटअप करनी है या कोई भी बेनिफिट या टैक्स इंसेंटिव की बात करनी है, they can approach this particular mechanism and it will be fast tracked. One of the reasons why Haryana has such a good IT sector industry. ये डिपार्टमेंट will provide all necessary assistance to Singaporean companies for their upcoming businesses in the state. अब हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, सो दिस इज एन इनिशिएटिव इन दैट डायरेक्शन कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सके। सो ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इन्वेस्ट इंडिया एंड एंटरप्राइज सिंगापुर। ये तीन एंटिटीज हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स वी नो, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट, इन्वेस्ट इंडिया
एक फोरम है, और एंटरप्राइज सिंगापुर अगेन अ फोरम, इंडस्ट्री फोरम्स हैं ये, और इन तीनों ने मिलकर ये राउंड टेबल जो थी वो ऑर्गेनाइज की थी. ऑफ कोर्स इट वाज वर्चुअल बिकॉज इन दिस एरा ऑफ कोरोना वायरस एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअल. उसके बाद सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट की बात करते हैं. ये काफी एक शॉकिंग न्यूज है. इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज हरियाणा के सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड, and it is a grim reminder of how institutional mechanisms may fail if they are inadequately funded and if there is lack of political will, we can say. तो एक ऑडिट रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो हरियाणा में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर हाईली इनएडिक्वेट. चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जिनमें चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ या जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स या फिर जो भी बच्चे दे आर नॉट इन द नॉर्मल ऑफ सर्कमस्टांसेस, उनको यहाँ पर रखा जाता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में. तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए, वहाँ पर अलग से सारी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट. बट एक ऑडिट किया गया है उन सभी इंस्टीट्यूशंस का, और उसमें बहुत ही ग्लेयरिंग लैप्सेस और लूप होल्स जो हैं वो सामने आए हैं. तो इसमें हम देखते हैं मोर देन 52% चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस डोंट हैव काउंसलर्स. 52% सीसीआईज में काउंसलर नहीं है. 67% में मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है. 58% में तो काउंसलर्स नहीं है, मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है. 58% डोंट हैव सिक रूम्स एंड 54% डोंट हैव स्टाफ रेजिडेंस. इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर, स्टाफ इज नॉट देयर, तो वो अंडर स्टाफ्ड है, अंडर फंडेड है. देयर इज एवरी पॉसिबल ग्लेयरिंग एरर दैट यू कैन फाइंड. किसने करवाया था ये सर्वे? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, स्टैट्यूटरी बॉडी. इट हैज कंडक्टेड द नेशन वाइड ऑडिट ऑफ सीसीआईज, और हम कंसर्न्ड है यहाँ पर हरियाणा के सीसीआई से. तो एनसीपीसीआर ने ये सर्वे करवाया है, और हरियाणा के सीसीआईज में काफी ज्यादा एरर्स देखने में आए हैं. ये क्यों करवाया गया? व्हाट वाज द मोटिवेशन? अचानक से ऐसे क्यों हो गया? लास्ट वीक a case of illegal confinement of a 5-year-old mentally challenged girl had come to light at a Panipat shelter home, after which Haryana State Commission for Protection of Child Rights had recommended for the closure of the facility. पानीपत के एक शेल्टर होम में 5 साल की एक मेंटली चैलेंज्ड गर्ल जो है वो इलीगली कन्फाइन करके रखी गई थी. उसके बाद उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का, और पूरे हरियाणा में जितने, पूरे इंडिया में इनफैक्ट जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सबका ऑडिट ऑर्डर किया गया. तो इस वजह से ये न्यूज आई है. हरियाणा में कुल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देयर आर 54 चिल्ड्रन होम्स, 20 शेल्टर होम्स, 8 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज जो कि आगे एडॉप्शन के लिए बच्चे देते हैं, 4 ऑब्जर्वेशन होम्स एंड 2 स्पेशल होम्स. इस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल है. Out of 88 child care institutions, 63 come under NGOs or trusts, while 25 are run by government. इन 88 child care institutions में से 63 को NGOs और trust चला रहे हैं. That is also a very important thing कि NGOs और जो civil society है या trusts हैं, what role do they play in the development of society? और 25 जो है वो government चला रही है. As per the Juvenile Justice Model Rules 2016, every CCI should have a management committee and it should at least meet once every month. हर एक जुवेनाइल जो होम है या जो CCI है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो उसे मैनेज करेगी, और वो हर महीने कम से कम एक बार मिलेगी. लेकिन देखिए हरियाणा में उसकी क्या हालत है. 11 CCIs don't have management committees. 11 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनमें मैनेजमेंट कमिटी ही नहीं है. एंड बाकी 77 में से एट 61 प्लेसेस द कमिटीज डोंट मीट एवरी मंथ, यानी कि वो क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट मीटिंग एवरी मंथ. एंड 11 में तो कमिटीज ही नहीं है. वर्स, उसके बाद क्लोज टू 65% ऑफ द CCIs डोंट हैव चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर. दे आर अंडरस्टाफ्ड. 76% don't have paramedical staff, 69% don't have housekeeping staff, स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट्स नहीं है, हाउस मदर और हाउस फादर नहीं है,
जो भी रूल्स में लिखा हुआ है, द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस आर मतलब दे आर वेरी मच अंडर स्टाफ्ड। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे रिक्रिएशन रूम्स बहुत कम है, काउंसलिंग रूम्स बहुत कम है, चाइल्ड फ्रेंडली एक्सक्लूसिव टॉयलेट्स और एक्सक्लूसिव बाथरूम्स जो है वो बहुत कम CCIs में अवेलेबल हैं। तो कोई ऐसा एक डायमेंशन नहीं है जिनमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। इन ऑल द डायमेंशंस दे हैव परफॉर्म्ड रादर पुअरली। उसके बाद CCIs डोंट फॉलो द सेग्रीगेशन प्रोसेस एज पर एज ग्रुप फॉर स्टे एंड अदर एक्टिविटीज। सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, सभी एज ग्रुप के बच्चों को इकट्ठे रखा जाता है, विच इज नॉट रिकमेंडेड एज पर द रूल्स। उनको अलग अलग रखने की प्रोविजन है। नो एडिक्वेट मेजर्स टू प्रिवेंट एनी फिजिकल और इमोशनल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन विच इज ग्लेयरिंग। यही एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये सारा सर्वे हुआ है, बिकॉज दैट गर्ल वॉज इलीगली कन्फाइंड। दैट मीन्स फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हो रहा है बहुत सारे CCIs में। ये कुछ पॉइंट्स हैं। 65% इंस्टीट्यूशन में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नहीं है, 67% इंस्टीट्यूशन में मेडिकल ऑफिसर नहीं है, और 16% में इंडिविजुअल बेड्स तक अवेलेबल नहीं है। यानी कि दे कैन नॉट easily stay in those child care institutions. So it's a glaring you can say report, audit report, जिसमें child care institutions of Haryana के बारे में ये सारी बातें बताई गई। So these were all the important news for Haryana from the 4th week of November 2020. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please press the bell icon, like, share and subscribe to our channel. Thank you and all the best for your exams.